नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक मर्यादा का इतना पतन हुआ है, संसदीय नियमों, गरिमा, प्रतिष्ठा का इतना पतन हुआ है कि कोई भी आरोप, अनर्गल आरोप, बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी आधार के लगा दिया जाता है और इसकी परवाह नहीं की जाती है कि इसका जो सार्वजनिक जीवन है, राष्ट्रीय राजनीति है, उस पर किस तरह का असर पड़ेगा। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संसद के अंदर आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी गद्दार है और एक नहीं, कई नेताओं ने एक के बाद एक इस आरोप को दोहराया और संबित पात्रा ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि वो देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। अब ये गद्दार कौन है, कैसे तय होगा, ये सोचने की बात है। और सोचने की बात ये भी है कि जो ये कहा जा रहा था, ये आरोप लगाया गया कि एक विदेशी साजिश है जो देश को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, सरकार को अस्थिर करना चाहती है, सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहती है, देश को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो विदेशी ताकत, जॉर्ज सोरोस का नाम लिया जा रहा है, अमेरिका का नाम लिया जा रहा है और राहुल गांधी को उससे जोड़ा जा रहा है। ये एक त्रिकोण बनाने की बात की जा रही है और ये चीज़ कोई गली कूचे पब्लिक रैली में नहीं कहा जा रहा है, ये संसद के अंदर कहा जा रहा है। तो संसद की जो मर्यादा है, जो प्रतिष्ठा है, जो पवित्रता है, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उसको भी नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है। अब हम आते हैं इस पर कि जो गद्दार किसे कहा जाए, इसकी कोई परिभाषा होनी चाहिए कि आप किसी को भी उठा के गद्दार कह देंगे, देश विरोधी कह देंगे, देशद्रोही कह देंगे। क्या इसका कोई आधार होना चाहिए? और अगर गद्दार की कोई परिभाषा हो सकती है तो उस परिभाषा में कौन ज़्यादा फिट बैठता है, राहुल गांधी या गौतम अडानी? गौतम अडानी, जिसके बारे में बार बार तमाम तरह के तथ्यात्मक जानकारियाँ आ रही हैं कि उसने देश में और विदेश में हर जगह गड़बड़ियाँ की हैं, गलत व्यापार की प्रैक्टिसेस की हैं, काले धन को बाहर भेजा है, राउंड ट्रिपिंग के जरिए उसे लाया है, शेयर बाज़ार में उससे खेल किया है, मैनिपुलेशन किए हैं उससे। ये तमाम चीज़ें एक के बाद एक सामने आई हैं और अब एक तो नया घोटाला और सामने आ गया है। आज ही इंडियन एक्सप्रेस ने उसका खुलासा किया है कि भारत सरकार ने अडानी अपनी बिजली, महंगी बिजली बेच सके, इसके लिए उन्हें 34,000 करोड़ की फ़ी माफ़ की है। ट्रांसमिशन फ़ी जो कि सरकारी एजेंसी वसूलती है किसी भी पावर कंपनी से दूसरे राज्यों में जब वो बिजली बेचना चाहता है, तो ट्रांसमिशन लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर चूँकि उसकी होती है तो उसकी एक फ़ी वसूलती है और वो 1360 रुपये प्रति वर्ष होती है और ये अनुबंध 25 वर्षों के लिए किया गया। 34,000 करोड़ का फ़ायदा इससे अडानी को हो रहा है। ये एग्रीमेंट 2021 के 30 नवंबर में हुआ और संयोग देखिए कि अगले ही दिन आंध्र प्रदेश ने उस अनुबंध को स्वीकार कर लिया, उसने भी दस्तखत कर दिए। तब तक ये रुका हुआ था, यानी केंद्र सरकार ने अपने ट्रांसमिशन एजेंसी को ये कहा और ये छूट दी गई और इसके बूते पर अडानी की बिजली आंध्र प्रदेश ने खरीद ली। और ये तो एक स्टेट का मामला है, पता नहीं और कितने राज्यों में इस तरह की छूट दी गई होंगी बिजली बेचने के लिए। ये जो अमेरिकी अदालत में जो 2 मामले चल रहे हैं, उनमें एक मामले में ये सामने आया है कि अडानी और एजियोर कंपनी, ये दोनों ने मिलकर भारत में बिजली बेचने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की या रिश्वत खिलाई है। और उसमें आंध्र प्रदेश का नाम सबसे बार बार आ रहा है क्योंकि वहाँ मेजर रिश्वत देने की बात उठी है एक बड़े सरकारी अधिकारी को। तो ये रिश्वतखोरी वाला जाल बिछाया गया था, रिश्वत खिलाने का, और उसके ज़रिए महंगी बिजली, जो अमेरिकी कोर्ट से जो तथ्य आए हैं उसके मुताबिक 2 रुपये 80 पैसे की बिजली बेचना चाहता था अडानी,
जबकि मार्केट में वो 2 रुपये से कम में उपलब्ध थी। बाद में उसने रेट घटा के 2 रुपये 54 पैसे की, और वो भी महंगी बिजली थी। तब भी मैं, जो सरकारी एजेंसी है सोलर एनर्जी पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेसी, उसने उसके माध्यम से ये सारी जोड़ तोड़ करने की कोशिश की गई। और जानते हैं आप, सेसी चूँकि सरकारी कंपनी है तो उस पर कहाँ से दबाव आया होगा, किसने दबाव डाला होगा, किसने इस तरह के समझौते के लिए गुंजाइश निकाली होगी, किसने कहा कि अडानी के लिए मैदान तैयार करो। और अडानी खुद अधिकारियों से मिले और उनको ये रिश्वत की पेशकश की, और इसके पूरे डॉक्यूमेंटेड तथ्य हैं, जानकारियां हैं, अमेरिकी कोर्ट ने वो अवेलेबल कराई हैं और उसको कोई भी देख सकता है। तो जब इस तरह के घोटाले हो रहे हैं और बार बार सामने आ रहे हैं, सेबी में जो कुछ हुआ वो सामने आ चुका है, और इसके पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि कैसे मॉरिशस बेस्ड एक कंपनी के ज़रिए पैसा राउंड ट्रिपिंग के ज़रिए मंगाया गया, ब्लैक को वाइट किया गया, वहाँ से मंगाया गया, शेयर बाज़ार में लगाया गया, अपने शेयरों के दाम बढ़ाए गए और उसके बढ़े हुए दामों के आधार पर बड़े बड़े लोन लिए गए, और इस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया अडानी ने। और इसमें उनके भाई विनोद अडानी भी, जो दुबई बेस्ड हैं, उन्होंने उसमें भूमिका निभाई, और इस वाले मामले में उनका भांजा सागर अडानी भी इन्वॉल्व था, उनका एक CEO विनीत जैन भी इन्वॉल्व था। तो ये पूरा रैकेट सामने है, सारी जानकारियां सामने हैं, और ये सारी जानकारियां अडानी की बात जब आती है तो वो ऑटोमेटिकली मोदी से भी जुड़ जाती है, क्योंकि मोदी और अडानी के रिश्ते हैं। और बार बार ये बातें हर रिपोर्ट में, हर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में ये सामने आ रही है कि अडानी आज जो कुछ भी है वो बदौलत मोदी के हैं। मोदी ने उनको कदम कदम पर तमाम तरह की रियायतें दी हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो, पोर्ट का मामला हो, बिजली पैदा करने, बिजली सप्लाई का मामला हो, पावर प्लांट लगाने का मामला हो, ये सारे मामले देश के अंदर और देश के बाहर जहाँ भी वो गए, उन्होंने अडानी के लिए कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने की कोशिश की। कीनिया से उनको भगा दिया गया है, श्रीलंका भगाने की तैयारी कर रहा है, बांग्लादेश भी कह चुका है, ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहा है, और भी जहाँ जहाँ वियतनाम और दूसरी जगहों पर उनको ये सौदे मिले हैं, वहाँ भी कमोबेश यही हालत हो रही है। और अमेरिकी कोर्ट के बाद ये और भी ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं। तो ये सारे जो कुछ उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले थे वो मोदी जी के कारण मिले थे। तो बीजेपी इसीलिए परेशान होती है कि जब भी अडानी का नाम आता है तो मोदी कटघरे में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मोदी और अडानी दरअसल एक हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग मोडानी भी कहते हैं उनको। तो दोनों एक हैं, और इस वजह से ये बीजेपी के लिए धर्म संकट पैदा हो जाता है, उनकी पार्टी और उनकी सरकार के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही जो कहता था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो हर मामले में खिलाते हुए दिखता है, अडानी को खिलाते हुए एक बिजनेसमैन को सारी चीज़ें सौंपता हुआ दिखता है। तो ये बीजेपी की मजबूरी भी है कि वो अडानी का नाम आने पर टूट पड़े, क्योंकि अगर अडानी के नाम पर आने पर वो अगर कुछ नहीं करेगी तो ये सीधी आंच मोदी जी पे जाएगी, मोदी जी की छवि खराब होगी, और इसलिए वो इस तरह से बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर लेती है, बहुत ही आक्रामक ढंग से रिएक्ट करती है। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये उसका हाल यही है कि चूंकि वो चोरी साफ दिख रही है और बार बार अपोजिशन उसको उठा रहा है, और चूंकि राहुल गांधी उसके केंद्र में है, वो बिल्कुल छोड़ नहीं रहे हैं अडानी को किसी भी तरह से ढीला, इसलिए उनका सारा गुस्सा राहुल गांधी पर उतर रहा है। राहुल गांधी को इसीलिए वो इस हद तक गद्दार तक कहने पर आमादा हो गए हैं, गद्दार ही नहीं, देश का सबसे बड़ा गद्दार। और एक काल्पनिक विदेशी साजिश का नरेटिव जो पिछले 2-3 साल से चलाया जा रहा है, वो उससे जोड़ दिया गया है। देखिए, जब भी कोई भी सरकार खतरे में पड़ती है, इस तरह की परेशानियां खड़ी होती रही हैं, तो हमने देखा है कि वो तुरंत इसे विदेशी साजिश का हिस्सा बता देती है। राजीव गांधी पर जब बोफोर्स मामले में आरोप लगे थे तो राजीव गांधी की सरकार भी यही कहती थी। उसके पहले इंदिरा गांधी भी विदेशी साजिश की बात करती थी। उसके बाद के जो दूसरे
प्रधानमंत्री हुए, दूसरी सरकारें बनी, वो जब भी ऐसे हैं वो विदेशी साजिश की बात करने लगती हैं, जो कि आज तक कहीं से प्रूव नहीं हुआ है। ये इस बार फिर शुरू हुआ है। लेकिन अगर विदेशी साजिश है और मोदी सरकार के पास उसके सबूत हैं, और चूंकि संसद के अंदर ये बात हो रही है तो ये बात सबूतों के आधार पर ही की जानी चाहिए। अगर संसद के अंदर राहुल गांधी को गद्दार कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो जॉर्ज सोरोस से मिले हुए हैं, विदेशी साजिश का हिस्सा हैं, तो राहुल गांधी को तो तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए और पूरे तथ्य देश के सामने रखे जाने चाहिए कि राहुल गांधी किस तरह से किससे मिले हुए हैं और किस तरह से सरकार को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं या देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब संसद के अंदर ये बात की जाती है तो ये बहुत गंभीर बात हो जाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि दोनों सदनों के अध्यक्ष प्रमुख जो हैं वो बहुत ही पक्षपातपूर्ण ढंग से सदन को चलाते हैं। जब कोई विपक्ष का सांसद नेता अडानी का नाम लेता है तो तुरंत उसको कार्रवाई से हटाने की मांग की जाने लगती है। लेकिन जब विपक्षी नेताओं के बारे में इस तरह के आरोप लगते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए, तब वो खामोश रहते हैं। कांग्रेस ने दोनों नेताओं के खिलाफ नोटिस दिए हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी चुप है, सरकार चुप है, कुछ नहीं कह रही। ना तो वो राहुल गांधी के गद्दार हैं इसके बारे में कोई तथ्य सामने ला रही है, विदेशी साजिश में उनकी हिस्सेदारी है उसको लेकर कुछ बोल रही है, और ना ही इस बात पर बोल रही है कि सदन की मर्यादा को संजो कर रखना चाहिए और इस तरह की घटिया बयानबाजी निराधार जिसके कोई प्रमाण ना हो वो नहीं की जानी चाहिए। लेकिन शायद मोदी सरकार का यही चरित्र है, बीजेपी का यही चरित्र है कि झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और झूठ के बल पर विपक्ष को खलनायक के रूप में पेश करो और अपने को साफ सुथरा बताओ। क्या ये राजनीति सही है? एक दूसरा, क्या ये राजनीति चलेगी? क्या इस देश के लोग अंधे हैं, बहरे हैं, दिमाग नहीं है उनके पास, मंद बुद्धि है, जो इतनी साफ साफ चीज़ों को भी नहीं देख पाएंगे और वो मोदी को पाक साफ मानेंगे, अडानी को साफ सुथरा मानेंगे और ये मानेंगे कि सब विदेशी साजिश की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, बाकी सारा कुछ चकाचक है, अच्छा चल रहा है। आप भी सोचिए क्या सही है क्या गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।